सो यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग समझ गया, आउटपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग समझ गया। देखिए ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, पूरा रीड करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की पीडीएफ मैंने आपको शेयर की है, टेक्स्ट बुक है तो रीड कीजिए। यहाँ पे आप वहाँ पे आपको और क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। एंड चाहिए और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे वीडियोज भी देख सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए कि प्लीज शेयर द यूट्यूब लिंक, तो मैं आपको उसके हिसाब से एक परफेक्ट वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट आपका पेंडिंग रहेगा। बोला ना। सो यहाँ पे हाँ हमने ये तो देख लिया, आगे देखते हैं। ठीक है, ये जीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होता है उसकी रिगार्डिंग है। रीडिंग नहीं करना हमें, आप बाद में कर लेना। यहाँ पे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी जो होता है इक्वल रेट ऑफ परसेंटेज से चार्ज होता है। सपोज कोई गुड्स अगर इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, सपोज कोई गुड्स का वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, एंड उस पर 5% जीएसटी चार्ज करना है, तो एसजीएसटी उस पर 2.5 चार्ज होगा, सीजीएसटी 2.5% चार्ज होगा। देन 2.5 100 रुपीज का यहाँ पे आपको चार्ज होने के बाद आपको जो टोटल अमाउंट आ जाएगा 105 रुपीज। ओके, तो इस हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वली होता है। अगर सपोज रेट 28% है, देन सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट हो जाएगा 14%, 14%। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इक्वली रेट्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। देन यहाँ पे हम ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी नंबर हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, सो जीएसटी नंबर का एक टॉपिक है आपके पास टेक्स्ट बुक में। सो जीएसटी नंबर हमें कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले जिस पर्सन को, जिस बिजनेस को जीएसटी चाहिए, तो उस जो ऑथराइज पर्सन है उसका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ बिजनेस प्लेस का होना चाहिए, रेसिडेंस वो कहाँ रहता है उसका भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक फोटो, मोबाइल वैलिड फोटो, वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी। फोटो में रिसेंट फोटो होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीजें अगर होंगी तो एक इंडिविजुअल को जीएसटी नंबर मिल सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। एंड अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पर्सन है, तो यहाँ पे उसका एचयूएफ का पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, देन फोटोग्राफ होना चाहिए उसका, सेम सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, बस पैन कार्ड इधर एचयूएफ का होना चाहिए। बाकी सब चीजें एचयूएफ से रिलेटेड एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एंड जीएसटी नंबर आपको इजीली फिर इसके थ्रू मिल जाएगा। वेट अ मिनट, आई हैव कॉल ओवर हियर। काय ते करतो रॉकेट, हा रॉकेट नाजरीन मैम,
अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट तो पता चल गया जीएसटी के लिए आपको क्या क्या लगेंगे। अभी हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नाउ जीएसटी नंबर इज योर, क्या होता है, ओके। सो यहाँ पे जीएसटी का देख रहे थे हम। जीएसटी जो नंबर होता है उसको हम लोग जीएसटीआई नंबर बोलते हैं, ठीक है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं जिसको। सो यहाँ पे जो फर्स्ट जो डिजिट रहता है, फर्स्ट 2 डिजिट होता है, वो स्टेट कोड होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग कोड होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक की पीडीएफ में आपको बताया गया है, एक लिस्ट ही दी है स्टेट कोड की। तो जो फर्स्ट 2 कोड होते हैं स्टेट होते हैं, मुंबई, जैसे स्टेट के हिसाब से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ऐसे स्टेट के हिसाब से ये सब चेंज होता रहता है। ओके। सो और ये जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैन नंबर आपका कंपलसरी होता है, तो ये आपका खुद का पर्सनल पैन नंबर रहेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि यहाँ पे आपको पैन नंबर कंपलसरी देना ही है। सो ये पूरा पूरा आपका यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा। एंड लास्ट 3 डिजिट में ये Z जो रहता है, Z अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट रहता है। एंड ये जो होता है, ये जो बाकी के 2 डिजिट है, इसको इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। ये ऑटोमेटिकली कोई भी डिजिट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। ये XYZ जो भी पकड़ लो, ये लास्ट के 3 डिजिट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कंपलसरी पैन नंबर होता है। पैन नंबर यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे स्टेट कोड से होगा। ये आपका चेंज नहीं होगा। स्टेट कोड जो होगा वो आपको दिखेगा। एंड आपका यहाँ पे जो डिजिट रहेगा, ये आपका पैन नंबर रहेगा, ठीक है। सो आगे देखेंगे हम लोग यूनियन टेरिटरी स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला था, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होता क्या है। जो जम्मू एंड कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर आता है, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। सो ये सारी चीजें जो है, ये यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है। तो इस स्टेट से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी चार्ज होगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यू या वाइवा में पूछा गया कि व्हाट आर द यूनियन टेरिटरी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो यू शुड हैव टू बाय हार्ट दीज यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स। ओके। तो यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरी स्टेट्स भी समझ गया है। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं SGST एंड CGST, जैसे मैं बता रहा हूँ SGST एंड CGST के बारे में। तो ये एक ओवरव्यू है। SGST मीन स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट रिप्लेसेस, क्या क्या उसने रिप्लेस किया है, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी एडी एक्सेट्रा। डीलर कैन यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता है डीलर अगेंस्ट SGST एंड IGST। सर्विस एंड गुड्स आर एप्लीकेबल बिटवीन इंट्रा स्टेट सर्विस। जो गुड्स की सर्विस एंड स्टेट्स है वो इंट्रा स्टेट में अप्लाई, क्योंकि ये SGST है तो SGST ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। सो यहाँ पे स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ही होंगे। नो रजिस्ट्रेशन अंटिल द टर्नओवर एक्सीड्स 20,000। यहाँ पे लिमिट भी याद रख लेना कि 20 लाख का लिमिट होना चाहिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, SGST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे 20 लाख के ऊपर अगर होता है आपका टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, नहीं तो नहीं है। ओके। देन अगर मैं बात करूं आपका CGST मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट रिप्लेसेस सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। अ डीलर कैन यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट sorry, input tax credit of CGST against CGST or IGST. सर्विसेज एंड गुड्स आर ट्रांसफरेबल बिटवीन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन होता है। सेंट्रल बोल दिया तो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन आ ही गया, ठीक है। नो रजिस्ट्रेशन अंटिल द टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख। सेम वही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। लिमिट 20 लाख है, 20 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर होता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया आपका जीएसटी का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आपका ये टॉपिक और क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। India is notorious for its complex tax system.
It's almost impossible for new businesses and startups to understand the direct and indirect tax systems. This problem gets even more aggravated when constant changes are made to taxes with each financial year. But things change with the new goods and services tax, commonly known as GST. Let's take an example. Aditya would like to start a business in Delhi for which he needs raw materials from Beijing in China. While importing, it would first land at a port and then from there it would travel to the manufacturing center at Delhi via road passing through various states. Now, when Aditya starts analyzing the various taxes he needs to pay in the process of just transporting the material to his center, he will lose his mind. In fact, this happens with many budding entrepreneurs who want to give shape to their dreams but fail to because the complex tax structure in India is the biggest hindrance. First, he needs to pay a customs duty along with the shipping charges. It's fine up till this point, but to comprehend the complexity in the tax structure after this stage would drive anyone crazy. He would have to pay central and state governments 10 different taxes like central excise duties, service tax, VAT, central sales tax, octroi, etc. And not only this, he also would have to pay tax on taxes already collected by the government. To understand this, let's take a very simple example under the present tax system. A seller in Mumbai sells a product to a buyer in Nagpur. On top of the price of the product, VAT is being charged. Now the same product is to be sold from Nagpur to Chennai. The seller in Nagpur increases the price to gain profit. Now on top of the new price including his profit, central sales tax that is CST is added. The price of the product for the buyer in Chennai will comprise of cost of the product plus VAT plus profit plus central sales tax. Don't you see the cascading effect of taxes here? So how does GST affect the taxation system? The goods and services tax promises to alleviate this problem among many others. GST is a consumption-based tax which is levied on sale, manufacture, and consumption of goods and services at a national level. Only one indirect tax has to be paid by the trade and industry, and all other indirect taxes like sales tax, purchase tax, service tax, octroi, etc. will be absorbed in GST. Exports and direct tax like income tax, corporate tax, capital gain will not be affected by GST. GST would apply to all goods other than crude petroleum, motor spirit, diesel, aviation, turbine fuel, and natural gas. It would also apply to all services barring a few to be specified in future. The proposed tax system will take the form of dual GST, which is concurrently levied by central and state government. This will comprise of central GST, that is CGST, which will be levied by center, state GST, that is SGST, which will be levied by state, integrated GST, that is IGST, which will be levied by central government on interstate supply of goods and services. So who is going to pocket the taxes? In case of intra-state transactions, seller collects both CGST and SGST from the buyer. CGST goes to the central government and SGST goes to the state government. And in case of interstate transactions, IGST will be levied on interstate transactions of goods and services, and the tax gets transferred to the importing state. What would be the cost of the same product under GST system? Products sold from a seller in Mumbai to a buyer in Nagpur. CGST and SGST is to be added. Now again the same product is being sold from Nagpur to Chennai. This is an interstate transaction, so IGST will be applicable now. But wait a minute, isn't this tax on tax again? So here is the twist.
a tax has already been paid on the product in the form of CGST and SGST. So the buyer in Chennai gets a tax credit. The IGST gets reduced with the amount of CGST and SGST. This prevents the buyer from paying tax on tax. So under the GST system, the drawback faced by the manufacturers and business class due to cascading effect of taxation and also complexity in comprehending indirect taxes has been removed to some extent. GST is said to be the most revolutionary tax reform that is being undertaken since independence. It is going to replace all major indirect taxes applicable in our country. Before discussing GST, let us first understand the present tax system in India. Taxes can be divided into two broad categories. First is direct taxes and second is indirect taxes. Direct taxes are taxes which are imposed on person and are paid to the government by taxpayer himself. For example, income tax. If there is liability of income tax on any person, he has to pay it directly to the government. Indirect taxes on the other hand are imposed on goods and services and are paid indirectly to the government via third person. For example, service tax. When you go and dine out in restaurant, you pay service tax which is included in the bill to the owner of the restaurant. That restaurant owner pays service tax portion to the government. In this way, you pay the taxes to the government via third person, so it is an indirect tax. In our country, indirect taxes are levied by central government as well as state government. Some major indirect taxes levied by central government are excise duty. It is charged on goods produced or manufactured in India. Service tax, it is charged on provision of services. Central sales tax or CST, it is charged on interstate sale of goods, that is when goods are sold from one state to another. Custom duty, it is levied on imports and exports of the goods. Some major indirect taxes levied by state government are value added tax or VAT, it is charged when goods are sold within the state. Entertainment tax, it is imposed on various forms of entertainment, example on movie tickets. Luxury tax, it is imposed on luxury hotel rooms. Octroi or entry tax, some state government levy octroi when goods enters the state. This was a quick overview of major indirect taxes imposed by center and state. If you want to have a clear understanding of present tax system, I would suggest you to watch my previous video in which I have explained everything in detail. I have provided the link in the description box below. Now let's understand what is GST. As the name suggests, it is an indirect tax levied on goods and services. It is clear that GST is an indirect tax and it is not going to have any impact on rates or structure of direct taxes, which mean income tax rates and its levy will remain same. The reason it will be a game changer once implemented is because GST will replace major indirect taxes that are levied by center and state. What does it mean? Taxes such as excise duty, service tax, VAT, luxury tax, entertainment tax will all be replaced by a goods and services tax. There will be two parts of GST. First is central GST or CGST and second is state GST or SGST. All central level indirect taxes except custom duty will be replaced by CGST and state level indirect taxes will be replaced by SGST. Now let's talk about some benefits of GST. Economists say the new system could add at least 2% to India's GDP and that should help keep India's economy moving. Some major benefits of GST are: it will replace all major indirect taxes. We have already discussed GST is going to replace all major indirect taxes imposed by state and center. It will remove cascading effect. Cascading effect is a situation where tax is imposed on previously charged taxes. In simple words, it means tax on tax. A product on which excise duty has been charged can also be liable to VAT. Let's say a manufacturer produces certain item for ₹100. He charges excise duty at 12% and sells it to shopkeeper for ₹112. That shopkeeper sells the same item to the consumer after charging VAT at the rate of 12.5%. In this case, VAT charged by dealer is ₹14.
This rupees 14 has two component. One is rupees 12.50, which is on the cost of the goods, and second is 1.50, which is charged on excise duty. In this case, VAT is charged on excise duty component also, and consumer has to bear this additional burden. This is called cascading effect. GST will remove cascading effect as there will be only a single tax applicable. GST will reduce flow of black money in the country. Black money refers to funds on which taxes have not been paid. There are persons who understate income by not reporting each and every transaction. By doing this, they save indirect taxes and more importantly are able to furnish under-reporting of their incomes. GST is single tax on supply of goods and services right from manufacturer to the consumer. Credits of input tax at each stage will be available in subsequent stage of value addition. To get the credit of previously paid taxes, everyone will insist upon getting the invoice for the transaction. GST will have a paper trail which can be accessed by the income tax department. Users of PAN and Aadhaar will be required to file GST returns. This will help the income tax department to track transactions. In my view, this is the beginning of new era where corruption will gradually subside. One India, one market. GST will facilitate Make in India by making One India. There are dozens of taxes that prevent India from becoming a common market. Under GST, a single tax will be imposed all over the country on production, sales and services, turning India into a common market. Seamless flow of goods across nation. On many occasions, you might have seen a long line of trucks on both sides of state's border. These rows of trucks, sometimes running into miles, have to pay entry tax or octroi. Every time goods are moved from one state to another, taxes are paid at border. These taxes are collected by individual states. Imagine a situation where trucks has to pass multiple states. According to Road Ministry study, a typical truck spends nearly 16% of time at checkposts or at toll plazas in queuing up to pay tax only to pass through a state. There is also a central sales tax or CST for interstate movement of goods. Consignor has to show various documents relating to CST at the state border. Some manufacturers do not supply goods in other states because of CST and octroi. GST will result in easier transportation of goods from one state to another by replacing CST and octroi. GST will reduce transportation and logistic costs to the great extent. Ease of doing business. Apart from having a common market, there will be a lot of ease of doing business in India. At present, a businessman has to get registered with various tax authorities, maintain many papers and file different tax returns to different tax authorities. After the implementation of GST, there will be a single registration, single return and less paperwork. The businessman will be able to put his time and energy into doing business rather than complying with various tax laws. Now let's come to most important part of GST, which is rate of GST. Government has recently announced the rates of new GST regime. There will be 4 main tax slabs ranging from 5% to 28% under goods and services tax. These 4 rates are 5%, 12%, 18% and 28%. According to government, essential items including food items will be taxed at 0%. The lowest 5% rate would be for commonly used items, while 12% and 18% will be 2 standard rates. The highest 28% will be applicable on luxury items. Now let's have a look how it is going to impact a common man. In the current non-GST regime, indirect taxes on goods are 27 to 32% of the cost of goods in general and about 15% of cost of services. However, once GST comes into effect, the cost of goods is likely to come down while the cost of services will rise. But overall tax burden on the consumer is likely to reduce in general. There are certain items on which GST will not be applicable. For example, alcohol, tobacco, petroleum products, tax on electricity bills are some of the items on which GST will not be applicable. These items will retain their current tax structure. So students, I hope आपको GST के बारे में सब आपको clear हो गया होगा. Do anybody have any doubt? किसी को कुछ doubt है?
ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ डाउट है। अगर आपको कुछ डाउट है सो आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो जिसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो आप जीएसटी का टॉपिक यहाँ पे हमारा यूनिट 4 मैंने सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं। बस आपको अभी आपका काम क्या है, आपको वो टॉपिक रीड करना है। मैंने आपको टेक्स्ट बुक की पीडीएफ शेयर की है, मैं वापस आज भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसमें आप सारे टॉपिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स रीड कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, जीएसटीएन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आउटपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, तो आप वहां पे रीड कीजिए। देन if you have any doubt, you are facing any doubt, you can directly text me, or you can directly come to the college to clarify your doubt. So I will suggest you to not to go outside, because again COVID patients are getting increases. So yeah, I will definitely clarify your doubts on WhatsApp only, or I can make a call to you if you have any major doubt. So don't be panic, be study regularly, read the textbook. I will say again and again that you should have to read each and every line, each pages again and again. And I have shared the text PDF in the group also. So textbook read कीजिए, MCQ में आपको बहुत हेल्पफुल होगा उसका। वाइवा आपको देना पड़ेगा अकाउंटिंग का, तो वाइवा में जीएसटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वाइवा आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगले 2-3 दिन में आपको आगे के जो असाइनमेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हमारा जो FY बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैं यहाँ पे अकाउंट्स का पोर्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। सिंगल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी मेरा जो भी अगला लाइव लेक्चर रहेगा सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। एक नियर अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करने वाले हैं, ताकि उसमें मैं कवर करूंगा जो जो मेजर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे भी वो सिंगल एंट्री का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही सिंगल एंट्री खत्म होता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं पीडीएफ शेयर की है, आप वो भी कीजिए, पढ़िए, रीड कीजिए। एंड आपको अगले 2-3 दिन में मैंने आपको बताया था इस वीक में मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, हर एक सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट मिलने वाले हैं। असाइनमेंट कंपलसरी होता है। आपका इंटरनल असेसमेंट का आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि असाइनमेंट के आपको 10 मार्क्स रहते हैं, वाइवा जो आपका ओरल एग्जामिनेशन रहेगा उसके 10 मार्क्स रहेंगे, एंड MCQ एग्जाम रहेगा उसका 10 मार्क्स रहेगा। तो उसके हिसाब से टोटल इंटरनल इवैल्यूएशन 30 मार्क्स का होगा, एंड 70 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी का पेपर होगा। ठीक है, लेकिन अगर MCQ पैटर्न में एग्जाम है तो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, जो कि कन्वर्जन होगा 70 मार्क्स में। ठीक है, तो आप इंटरनल असेसमेंट अच्छे से दीजिए एंड एक्सटर्नल के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और उसी के साथ साथ अकाउंट्स का भी मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूँ कि अकाउंट्स में क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका 30 मार्क्स का जो रहेगा इंटरनल एग्जामिनेशन रहेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा। मीन्स पूरा का पूरा 50 मार्क्स मेरे हाथ में रहेगा। ठीक है, एंड 50 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहेगा। तो 50 मार्क्स मेरे हाथ में है, 50 मार्क्स यूनिवर्सिटी के पास है, तो टोटल ओवरऑल 100 में से आपको मार्किंग रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अकाउंट्स के प्रैक्टिकल की वजह से पूरा 50 मार्क्स हमारी तरफ आ जाता है। 50 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया, 10 मार्क्स असाइनमेंट, 10 मार्क्स वाइवा एग्जामिनेशन एंड 10 मार्क्स MCQ एग्जामिनेशन, ये तीनों मिला के आपका 30 मार्क्स रहेगा, एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में और एक चीज, एक्सटर्नल रहेंगे, कॉलेज का मेंबर नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी से टीचर अलॉट होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो वाइवा लेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप वो भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रीडिंग हैबिट डालिए। ओके, तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन WhatsApp। ओके, so I'm ending this meeting right now because I have another lecture on SY BCom. Okay, चलो, bye bye.